फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ग्रुप डिस्कशन की एक और वीडियो सीरीज़ में। और आज के वीडियो में मैं कुछ 5 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा विथ रिगार्ड्स टू ग्रुप डिस्कशन जो इस साल में आपसे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमबीए या गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने बेसिकली 5 टॉपिक कवर किए इस वीडियो में, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात किया है वो है हैज़ द एडटेक बबल बर्स्ट। तो बायजूस का जो वैल्यूएशन बबल है वो बर्स्ट होने के बाद इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई है। एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ व्हाई दिस बबल वाज कॉस्ट इन एडटेक एंड व्हाई दिस बबल बर्स्ट। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में सेट करते हैं। तो बायजूस बबल बर्स्ट कुड लीड टू अ मोर कॉशियस अप्रोच फ्रॉम इन्वेस्टर टुवर्ड्स द एडटेक सेक्टर, impacting फंडिंग एंड ग्रोथ prospects फॉर अदर प्लेयर्स। तो बेसिकली बायजूस एक एग्जाम्पल लिया गया हुआ है इस केस स्टडी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बबल था एडटेक सेक्टर में, जो बबल फॉर्म हुआ था वैल्यूएशन का, उसका मेन कारण क्या था। सबसे पहले कारण ये था कि जो पैंडेमिक था उससे उनको बूस्ट मिला, कि स्कूल्स बंद हो गए। इट लेड टू अ सडन सर्ज इन डिमांड एंड एडटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्टार्टेड टू मशरूम। उसके बाद मोबाइल बेस्ड लर्निंग, स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट एक्सेस तो था ही इंडिया में आफ्टर जियो रेवोल्यूशन, तो मोबाइल लर्निंग थोड़ी ईजी हो गई। उसके बाद इजी वीसी मनी हो गया, बेसिकली आपका वेंचर कैपिटलिस्ट का मनी। तो 2020 के आसपास जो टोटल वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन्होंने अराउंड 16.3 बिलियन डॉलर्स खर्च किए एडटेक कंपनीज में। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो एडटेक कंपनीज है उन्होंने फंडिंग रेस की एंड इसके कारण उनके एक्सपेंशंस को वो और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 2022 में आप देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई थी इन कंपनीज की। तो बायजूस में 2022 की वैल्यूएशन लगभग 22 बिलियन डॉलर्स थी। दिस वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एवरेज वैल्यूएशन ऑफ अ यूनिकॉर्न इन अदर इंडस्ट्री। तो जो एडटेक इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन थी दैट वाज मच हायर देन द वैल्यूएशन ऑफ यूनिकॉर्न, अदर यूनिकॉर्न्स हु वर देयर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो दिस हाई वैल्यूएशंस ऑफ एडटेक कंपनीज एक प्रॉब्लम थी बिकॉज दे वर नॉट जस्टिफाइड बाय द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखिए, जब कोई पर्टिकुलर कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है तो इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सर्टेन प्रॉफिट्स, सर्टेन बॉटम लाइन। बट बायजूस के केस में ऐसा नहीं था। बायजू वॉज रिपोर्टिंग लॉस ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, वेरास उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही थी। अब ऐसा क्या हुआ कि ये बबल बर्स्ट हो गया। अब देखिए, पैंडेमिक खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स थे दे रिटर्न टू देयर इन पर्सन लर्निंग, लीडिंग टू एन डिक्लाइन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब कॉलेज खत्म, अब कोविड के बाद, पैंडेमिक खत्म होने के बाद लोग ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ के वापस ऑफलाइन क्लासेस में जाने लगे। ऑफलाइन ट्यूशन, ऑफलाइन कोचिंग वापस स्टार्टेड टू टेक फुल फोर्स। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि ये सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन लेके लोग एग्जिट मार रहे थे, तो इसमें कंपटीशन बढ़ गया। और नीश एडटेक कंपनीज आ गई जैसे, जिन्होंने बहुत प्रेशर डाला प्राइसेस एंड मार्जिन में। तो जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है, जो सर्विसेज के जो प्राइसेस थे वो और सस्ते हो रहे थे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था, एंड जो मार्जिन थे जो कंपनीज कमा रही थी वो भी डिक्लाइन हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टर फटीग आ गया। बहुत सालों से पैसा डाल रहे थे कंपनी के वीसी, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एडटेक सेक्टर में। अब इन्वेस्टर्स के पास भी पैसे खत्म हो गए और वो भी थक गए थे कि इतने हाई वैल्यूएशन में ये कंपनी जा रही है लेकिन कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आपका वीसी मनी थोड़ा ड्राई हो गया। और unproven business models. In pursuit of rapid growth, some edtech startups adopted business models that were unproven or unsustainable. When the market dynamics change, these companies struggle to adapt and generate consistent revenue. तो जैसे आपका एक कोचिंग मॉडल भी था, बहुत सारे बायजूस ने अर्न अकेडमी ने कोचिंग मॉडल भी लेके आया, फिजिकल क्लासेस भी खोले, लेकिन बहुत सारे ये मॉड्यूल्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड। इसलिए जो ऐसी और छोटी मोटी नीश कंपनीज है दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ स्टीम एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड टू गो डाउन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो अब इसका अब हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। कंक्लूजन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि द एडटेक बबल बर्स्ट विल लीड टू अ मोर रैशनलाइज मार्केट। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा और रैशनलाइज होगा और जो एडटेक कंपनीज एकदम वायबल है, जिनकी बॉटम लाइन अच्छी है, टॉप लाइन अच्छी है, जो अच्छे प्रॉफिट बनाने में जिनका फोकस है, वो रह जाएगी। इससे क्या होगा कि एक हेल्दी लैंडस्केप होगा कि जहाँ पे कंपनीज थ्राइव करेगी, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा एंड कंपनीज भी बेनिफिट करेगी एंड कंज्यूमर भी एट द एंड ऑफ द वैल्यू चेन बेनिफिट करेगा, रादर देन सिर्फ बायजूस जैसी कंपनी जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन में चली गई है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है एंड कंज्यूमर को भी कुछ ऐसा सच फायदा नहीं दे रही है टैजिबली। तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बेसिकली अबाउट इंडियन बिजनेस स्कूल्स, वेदर हाउ इफेक्टिव दे आर। अब इंडिया में देर आर अराउंड 4,500 business schools as of 2015. Some of them are even in the top 100 colleges of the world. But yes, in the last 2 years, करीबन 200 बिजनेस स्कूल हैज़ बीन शट डाउन। अब इसकी पॉजिटिव्स क्या है इंडियन बिजनेस स्कूल से एंड क्या चैलेंजेस है जो इंडियन बिजनेस स्कूल्स अभी फेस कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, गुड इनटेक कैट एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस के भी, उनके
हिसाब एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वालिटी होती है दैट इज गुड, एंड हेंस अ गुड नंबर ऑफ पीपल विद गुड प्रोफाइल्स एंड गुड क्वालिटी पीपल गेट इनटू इट। अब टॉप भी स्कूल्स में देखिए समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारा इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है बिफोर दे स्टार्ट देयर फर्स्ट जॉब्स। अब देखिए विद इंक्रीजिंग इंटरनेशनलाइजेशन collaborations have started to happen with foreign universities, जैसे यूएस, कनाडा, यूरोप एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे ऐसे collaborations होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, तो ऐसे एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। एक दूसरे की इकोनॉमीज के बारे में हम और चीज़ें जान सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका इंडस्ट्री रेडीनेस। तो जो इंडियन बिजनेस स्कूल्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दे टीच ड्रेसिंग एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, डिस्कशन स्किल्स, टीम वर्क एंड बेसिकली हाउ टू थ्राइव इन कॉर्पोरेट। फिर आपका बात आ गया प्लेसमेंट। अब इंडियन बी स्कूल प्लेसमेंट के सिनेरियो में ये एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स आपका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये मोस्टली इंडियन कॉलेजेस में ही कैंपस प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉलेज लेवल में ही कॉर्पोरेट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने लग जाती है ये जो इंस्टीट्यूट्स है, एंड देयरफॉर इन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिलने लग जाते हैं। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं मेन चैलेंजेस क्या है इंडियन बिजनेस स्कूल के। अब एसोचैम के हिसाब से अराउंड 93% ऑफ इंडियाज बी स्कूल ग्रेजुएट्स अभी भी एम्प्लॉयबल नहीं है। बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया है, दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर फैकल्टी एंड लैक ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए हमारे बी स्कूल के जो जो हमारे बेसिकली इंडिया के जो कॉलेजेस है, जो बी स्कूल है, दे हैव टू थिंक बियॉन्ड बीइंग प्लेसमेंट एजेंसीज ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे इनोवेशन, रिसर्च एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। देयर इज अ ह्यूज डर्थ एंड शॉर्टेज ऑफ वेल ट्रेन टीचर एट हायर लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब आईआईटी एंड आईआईएम जैसे कॉलेजेस में भी अच्छे अच्छे अगर फैकल्टीज़ की अगर कमी होगी, तो स्टूडेंट्स कैसे अच्छे निकलेंगे वहाँ से, राइट। अब देखिए कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा सिस्टम भी है, जिसके कारण जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स की, उसकी क्वालिटी सफ़र करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो आउटपुट होता है इतना अच्छा नहीं होता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का। अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। बी स्कूल शुड नॉट मियरली एक्ट एज प्लेसमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, and should ensure that students are well groomed and nurtured through quality education and become industry ready to contribute to the workforce. Basically, more than looking at their institutes as profit centers, they must ensure that they are able to inculcate an environment जहाँ पे research and innovation thrive करे. So that is the message here. Okay. So going to the next topic, we will discuss about the EV adaptation in India. Basically, electric vehicle का क्या अभी status है इंडिया में, ठीक है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि ईवीज आर अ फोर्स विद लीडिंग कंपनीज लाइक टाटा, Hyundai एंड एमजी कमिंग अप विद ईवी मॉडल्स। किया ने भी एक मॉडल अभी निकाल लिया है, एंड मारुति इज आल्सो प्लानिंग एन ईवी दिस ईयर। अब इसकी पॉजिटिव्स क्या है एंड इसमें चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ईवीज को देखें, तो द फर्स्ट मेजर चैलेंज दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी भी बहुत कम है हमारी कंट्री में और बहुत लिमिटेड है। इनका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हाई है। तो अब जो ईवी है, ईवी की बैटरी बहुत महंगी होती है, ठीक है, इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ बैरियर ऑफ एंट्री फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ईवी कार्स एंड दे कैन ओनली गो फॉर स्मॉल सेगमेंट पेट्रोल कार्स। अब गवर्नमेंट ने एक निकाली थी फेम स्कीम, ठीक है। अब फेम स्कीम का जो मेन इंटेंशन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीद रहे हैं उनको सब्सिडीज देने का। तो ये एक टारगेट गवर्नमेंट ने लिया था कि 1.56 मिलियंस को वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये टारगेट लास्ट ईयर तक सिर्फ 52% कंप्लीट हो पाया था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होती है ईवी के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम रेंज एंग्जाइटी, जिसका मतलब बेसिकली होता है कि फियर ऑफ रनिंग आउट ऑफ चार्ज वाइल ड्राइविंग। ये एक स्टिल एक कंसर्न है बहुत सारे पोटेंशियल ईवी बायर्स के लिए, इसलिए लोग बहुत सारे लोग अभी भी ईवी लेने से डरते हैं। एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। अब देखिए बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे कंट्री में है जिनके पास वो स्किल फैक्टर नहीं है, ईवीज को मेंटेन कैसे करते हैं, उसको रिपेयर कैसे करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे अभी। मेन चैलेंजेस क्या है अब देखते हैं। इंडिया को मेजरली 2.6 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे 2040 तक टू मीट दी डिमांड फॉर ईवी। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करने हैं अभी, एंड गवर्नमेंट अभी और टैक्स ब्रेक एंड और सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स दे सकती है टू पीपल टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि इसकी सेल्स बूस्ट हो। गवर्नमेंट को कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो जो बंदे इस सेक्टर में काम कर रहे हैं ईवी के, उनकी नेसेसरी स्किल्स में एनहांसमेंट हो, ताकि उनकी मेंटेनेंस अच्छी से हो पाए और उन ईवीज की अच्छी से रिपेयरिंग भी हो पाए। एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स को ऐसे स्टेप्स लेने हैं सो दैट दे प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ ईवीज बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ईवी टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस, thereby reducing its cost and increasing its appeal to the customers। अब बेसिकली ये थे कुछ पॉजिटिव्स एंड ये थे कुछ चैलेंजेस। तो अब हम मेजरली इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन इनिशिएटिव्स सच एज द फेम स्कीम
एंड सेटिंग अप ऑफ पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इंडिया अभी 100% ईवी अडॉप्शन से बहुत दूर है। प्रॉब्ली एक 70-30 या 60-40 टाइप का रेशियो हम मेंटेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल टू ईवी, बट अभी 100% ईवी अडॉप्शन में काफ़ी टाइम लग जाएगा फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ BNPL, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। अब BNPL का बेसिकली मतलब क्या होता है? BNPL is provided by different types of companies like online stores, banks, and financial tech startups as quick lending without much paperwork, usually through applications. अब बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए मार्केट जिसमें बहुत सारा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप एक बटन क्लिक करेंगे, एक दो बटन क्लिक करेंगे, आप थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे और आपको वो बेसिकली 1 to 2 लाख रुपीज़ की रेंज का अमाउंट आपके अकाउंट में ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉजिटिव्स क्या है, इसके कुछ चैलेंजेस क्या है, ये डिस्कस करते हैं। अब BNPL के कुछ डेफिनेट पॉजिटिव्स है। पहला ये है कि इट इज़ ईजी टू मैनेज देयर फाइनेंसेस ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स एंड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। किसी इमरजेंसी के टाइम पे ये पैसे बहुत जिसको बहुत ज़रूरत है उन पैसों की, उनको ये हैंडी हो सकता है। पैंडेमिक के टाइम पे PNPL ने प्रोवाइड किया कस्टमर्स को अपने खर्चों को निकालने के लिए कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था। अब देखिए Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हो गया है। इनके जो इंटरेस्ट रेट है वो क्रेडिट कार्ड से थोड़े ज़्यादा सस्ते होते हैं एंड इसकी कोई ज्वाइनिंग फी भी नहीं होती है। एंड इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो इजी EMIs के भी होते हैं, फ्री EMIs भी होते हैं, बेसिकली EMIs विदाउट इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ BNPL कैसी और कंपनीज कौन कौन सी, जैसे लेजी पे है, सिंपल है, जेस्ट पे है, ई पे लेटर है, ऐसी कुछ कंपनीज है जो अपने कस्टमर को फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स दे रही है एंड कस्टमाइज भी करते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज टू देयर कस्टमर, ताकि एक और यूज एक्सपीरियंस अच्छा दे सके वो अपने कस्टमर्स को इन अ मोर कस्टमाइज मैनर। ठीक है, अब इसके मेन चैलेंजेस क्या है? मेजर चैलेंजेस सबसे पहले ये है कि कंज्यूमर को पहले समझना पड़ेगा कि ये जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनके पीछे हिडन फीस क्या है, उसके चार्जेस क्या है, उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड से अगर कम है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। अब देखिए BNPL का एक और ड्रॉबैक ये है दैट देर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है वैसे BNPL में कोई स्टैंडर्ड रेगुलेशन नहीं है RBI का भी, जिसमें डिस्क्लोजर नहीं करते वो फीस की अच्छी तरीके से, रिपोर्टिंग नहीं होती क्रेडिट की एंड पेमेंट्स की। तो ये सब चीज़ें हैं जो भी चैलेंजेस हैं। इसमें बहुत हाई डिफ़ॉल्ट रेट होते हैं क्योंकि ये जो लोन्स होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं एंड उन सेगमेंट के लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास ज़्यादा प्रूफ नहीं होता है फिजिकल, तो इसमें डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि KYC नहीं होता है, क्रेडिट चेक्स नहीं होता है। और ये जो है BNPL, दिस कैन एंकरेज कस्टमर टू टेक ऑन मोर डेट दैट दे कैन एक्चुअली हैंडल, विच कैन लीड टू क्रेडिट बबल्स। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत ही होती है कि सिर्फ वो पैसे लोन पे लिए जाते हैं और उस लोन को चुकाने की उनकी या तो नियत नहीं होती है या तो वो कर नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, डेट के बबल्स फॉर्म होते हैं एंड एक बार इंसान अगर कर्जे के बबल में फंस गया तो देन डाउनवर्ड स्पाइरल इज द ओनली थिंग दैट हैपेंस टू हिम। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस है विथ रिगार्ड्स टू दी लेंडिंग स्ट्रक्चर इन आवर सोसाइटी एज अ होल। अब हम नेक्स्ट पूरा डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरीके से कंक्लूड करें। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। BNPL providers should conduct proper KYC and credit checks before extending credit to the consumers, especially those with a history of non-payment or over-leveraging. और इसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितनी लेंड करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, कितनी लोन लेने की क्षमता रख सकते हैं, ताकि वो उस लोन को रीपे कर पाए जब व्हेनेवर टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था अबाउट BNPL। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज का, वो है डीप फेक्स। अब डीप फेक्स एक नया डिलेमा है। डीप फेक्स बेसिकली मतलब क्या होता है? डीप फेक्स आर वीडियोस which are created using deep learning artificial intelligence to replace one person with another. It can be used to imitate voice and mannerisms also. अगर आपने सोशल मीडिया फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वायरल हुआ था इंस्टाग्राम में। फिर अभी हाल ही में आलिया भट्ट का भी कुछ एक डीप फेक था जो वायरल हुआ है। तो बेसिकली डीप फेक इज समथिंग लाइक सपोज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको किसी और इंडिविजुअल के फेस को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फेस में सुपर इम्पोज करके ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये वही इंडिविजुअल है। ठीक है, जैसा कि रश्मिका मंदाना के केस में हुआ था। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स है एंड कुछ चैलेंजेस है एंड इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव्स बेसिकली ये है कि इट कैन मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में एक काम आ सकता है। एजुकेशन को ये और एंगेजिंग बना सकता है एंड एंटरटेनिंग बना सकता है थ्रू एन एनहांस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो टेक्नोलॉजी है दिस कैन बी यूज टू क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल विसल ब्लोअर्स कैन यूज इट टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर वो मतलब बेसिकली जो किसी चीज़ को रिवील करता है। सपोज कहीं एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे करप्शन हो रहा है,
तो एक थर्ड पार्टी इंडिविजुअल एक डीप फेक का सहारा लेके उस पर्टिकुलर करप्शन वाले स्कैंडल को एक्सपोज कर सकता है एंड उसकी आइडेंटिटी उससे बच सकती है. Next, it can help people emotionally too. Example, if someone lost their voice, they can still communicate. अब नेक्स्ट इसमें challenges क्या है. बेसिकली फर्स्ट चैलेंज ये है कि there is a ability to create false information that can be used to defame or harass individuals and create chaos in the society, जैसा कि अभी recent cases में हुआ था. It can be misused to create realistic fake videos of different personalities, thereby causing a stir in social media. अब सपोज अमिताभ बच्चन का कोई डीप फेक बना के कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दे जो एक काफ़ी इनसेंसिटिव है, तो लोग जो सोशल मीडिया में देखेंगे उनको ये लगेगा कि अमिताभ बच्चन ने बोला, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ अ डीप फेक, राइट. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हो सकते हैं दैट कैन पोज सर्टेन चैलेंजेस. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे डीप फेक को हम रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये कि लॉज रिक्वायर्ड है इस चीज़ के केसेस में. ताइवान फॉर एग्जांपल एक अमेंडमेंट बनाया इलेक्शन लॉज के थ्रू कि वो लोगों को पनिश करेगी अगर उन्होंने डीप फेक वीडियो को बेसिकली शेयर किया. इंडिया में इंडियन पीनल कोड सेक्शन 500 को यूज़ कर सकते हैं डिफेमेशन के नाम पे. बट देर इज़ अ नीड फॉर अ सेपरेट लॉ टू रेगुलेट द यूज ऑफ डिफेक्ट टेक्नोलॉजी एंड टू प्रिवेंट इट मिस यूज़. डिफेमेशन के लिए हम आईपीसी सेक्शन 500 का यूज़ करते हैं, लेकिन एज सच डीप फेक के नाम पे कुछ ऐसा अभी लीगल एक्शन नहीं लिया गया हमारी कंट्री में. लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लॉ बनाया जा सकता है. नेक्स्ट हो गया आपका अवेयरनेस प्रोग्राम्स. अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड टू लेट पब्लिक अवेयर एंड नो देम अबाउट द डेंजर्स ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड इट्स एबिलिटी टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी. देयरफॉर देयर इज अ नीड टू ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज टू वर्क इन डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड. अब देखिए, अब कैसे इसको आप कंक्लूड करेंगे. देर इज़ अ नीड फॉर मोर इन्वेस्टमेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजीज. अभी और पैसों की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को और अच्छे से डेवलप कराने की और फुल प्रूफ करने की एंड और रियलिस्टिक डीप फेक्स बनाने की. And laws to be made in such a way so that deepfakes are constructive rather than destructive. जैसा कि इस सेक्शन में मैंने बताया कि बहुत सारे लॉज में अभी काम होना बचा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो अभी मार्केट में नहीं आ रही है. लास्ट 3-4 साल्स में ही इसमें ज़्यादा काम होना चालू हुआ है. चैट जीपीटी, जनरेटिव है, ये सब चीज़ें अभी आई है. सो इसको थोड़ा रेगुलेट करने में, थोड़े लॉज एंड रेगुलेशंस लाने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा. तो उन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर गवर्नमेंट स्विफ्ट एक्शन ले, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, लॉज बनाए, देन प्रॉब्ली जो मिसहैप्स होते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वो ज़्यादा थोड़े कम हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 5 टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे. So I will be back with one more of my group discussion video soon. So till then, if you like this video, do hit that like button. Do share this video with some of your friends who may be preparing for these exams, and see you in the next video.